हेलो मेरे प्यारे साथियों, मिस्टर एक्स का आपको सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं अपने सभी फैमिली मेंबर एकदम बढ़िया से और चकाचक होंगे। तो आज जो स्टोरी हमारे सामने आई है वह कॉलेज के कुछ लड़कों की है। अब आप जानते हैं कि यह जवानी भरी उम्र होती है, तो इस उम्र में लोग कॉलेज में और स्कूल लाइफ में शैतानी करते ही हैं, लेकिन कई बार वह शैतानी बहुत ही ज्यादा भारी पड़ जाती है। दोस्तों, कई लोगों को ऐसा लगता है कि वे गलती करके बच जाएंगे, लेकिन जब उस गलती की सजा मिलती है तो वह काफी भयानक होती है, और यही इस स्टोरी में हुआ। तो स्टोरी शुरू करें उससे पहले जो भी साथी पहली बार स्टोरी सुन रहे हैं वह स्टोरी को पूरी जरूर सुनना। उसके बाद कमेंट में सभी साथी मुझे बताएंगे कि स्टोरी कैसी रही है। चलिए शुरू करते हैं। आकाश, नीरज, सुरेश और मयंक साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। वे सारे एक नंबर के बदमाश थे। लड़कियों से हमेशा बदतमीजी करते थे, लेकिन चूंकि मयंक प्रिंसिपल के भाई का लड़का था, इसलिए कोई उससे कुछ बोल नहीं पाता था। जब कभी उनकी कंप्लेन होती तो प्रिंसिपल उल्टा उसे ही फटकार देता। इस वजह से अब सारे लोग उनसे दूर ही रहने लगे थे। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था कि एक रात जब ये चारों दोस्त देर रात क्लब से आ रहे थे तो चारों ही नशे में धुत थे। उस समय मयंक गाड़ी चला रहा था। वे चारों ऐसे ही गाड़ी चला रहे थे कि तभी अचानक उनकी स्टीयरिंग पर खून से लथपथ एक कटा हुआ हाथ आ गया। मयंक भले ही नशे में था, लेकिन यह सब उसे सब समझ आ रहा था। यह सब देखकर मयंक काफी ज्यादा घबरा गया और उसने एकदम से स्टीयरिंग छोड़ दी। इसी के साथ ही उस कटे हुए हाथ ने गाड़ी एकदम से मोड़ दी, जिसके कारण गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई। उन बेवकूफों ने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई थी, जिसके कारण उन्हें काफी चोटें आईं और वे चारों वहीं बेहोश हो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को अस्पताल में पाया। उन सभी को काफी ज्यादा गंभीर चोटें आई थी, जिसके कारण डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिन के लिए आराम करने के लिए कहा। अब चूंकि यह मामला रोड एक्सीडेंट का था, इसलिए पुलिस वहां पर आई और उनके बयान लेने लगी। मयंक के घर वालों ने उन सबको पैसे खिलाकर यह बात छुपा ली थी कि यह लोग शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, जिस वजह से इनमें से किसी को कोई सजा नहीं हुई और कुछ ही दिनों में यह सारे अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए। लेकिन इस दौरान मयंक काफी ज्यादा असमंजस में लग रहा था। उसे ऐसे देखकर उसकी मां विशाखा ने पूछा, क्या बात है बेटा, तू काफी परेशान लग रहा है, सब सही तो है ना? तब मयंक बोला, थोड़ा दर्द है लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस वजह से परेशान नहीं हूं। असल में एक्सीडेंट होने से पहले की मुझे एक बात याद आई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह सच है या सपना। यह सुनकर उसकी मां ने पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है? तब मयंक बोला, उस समय मैं गाड़ी चला रहा था। गाड़ी में हल्का अंधेरा था, जिस वजह से मुझे साफ साफ तो नहीं दिखा, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कि गाड़ी की स्टीयरिंग पर कोई कटा हुआ हाथ है और उसने ही गाड़ी को ऐसे मोड़ दिया था, जिसकी वजह से यह एक्सीडेंट हुआ। यह सुनकर उसकी मां बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? शायद तुझे वहम ही हुआ होगा। तूने उस समय ज्यादा पी रखी थी, इसी वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, अब तो तू ठीक है। यह सुनकर मयंक को भी लगा कि शायद उसे वहम ही हुआ होगा, इसलिए वह इस बारे में भूल गया। अब चूंकि वह चारों घर पर आराम कर रहे थे, इसलिए वे लोग अब शराब भी नहीं पी पा रहे थे। इसी दौरान एक रात जब मयंक सो रहा था, तब उसने एक भयानक सपना देखा। उसने देखा कि वह एक जंगल में है और वह वहां आगे बढ़ता जा रहा है। कुछ आगे चलकर उसे भेड़ियों का एक झुंड दिखाई दिया, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा घबरा गया और उनसे उल्टी दिशा में भागने लगा। वह भागकर कुछ आगे ही गया होगा कि तभी अचानक उन भेड़ियों ने झपट्टा मारकर उसे गिरा दिया और अगले ही पल उन सब भेड़ियों ने उसे नोचना शुरू कर दिया। इन सब से मयंक को काफी दर्द हो रहा था। वह दर्द के मारे छटपटा रहा था। वह मदद के लिए गुहार लगा रहा था, लेकिन वहां आसपास कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर पाए। अगले ही पल उन भेड़ियों में से एक ने उसका मुंह ही खा लिया और मुंह से लटकती जीभ अब उस भेड़िए का अगला निशाना थी। अब ना तो मयंक कुछ बोल पा रहा था और ना ही अपना बचाव कर पा रहा था, जिसके कारण कुछ ही समय में उसकी मौत हो गई और इसी के साथ ही उसकी नींद खुल गई। वैसे तो यह एक सपना था, लेकिन इन सब से मयंक काफी ज्यादा घबरा चुका था
और यह सपना उसने सुबह 4 बजे देखा था और माना जाता है कि इस समय देखे गए सपने सच होते हैं। यही सब सोचकर मयंक को काफी ज्यादा डर लग रहा था। उसने अपना दिल हल्का करने के लिए आकाश को फोन लगाया और उसे इस बारे में बताया। तब वह हैरानी से बोला, कमाल है, मुझे भी ऐसा ही कोई सपना आया था, मैं खुद इससे डरा हुआ हूं। यह सुनकर मयंक बोला, मेरे ख्याल से इसे एक सपना समझकर भूल जाना चाहिए। वैसे भी हम किसी जंगल में थोड़ी रहते हैं जो इस तरह के जंगली जानवरों से हमारा पाला पड़ेगा। आकाश को भी यह बात सही लगी और फिर उन दोनों ने ही इस बात को भूलकर थोड़ी देर बात करके फोन रख दिया। कुछ देर बाद मयंक को सुरेश का फोन आया और उसने उसे बताया कि उसने डरावना सपना देखा है। यहाँ हैरानी की बात यह है कि सुरेश को भी ठीक वैसा ही सपना आया था जैसा कि मयंक को आया था। यह सुनकर मयंक को काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इन तीनों को ही एक जैसा सपना आए। उसने नीरज को फोन किया और उससे पूछा कि क्या उसे ऐसा कोई सपना आया था। तब नीरज, हाँ, लेकिन यह बात तुझे कैसे पता? मैंने तो इस बारे में किसी को नहीं बताया। अब मयंक को थोड़ा डर लगने लगा था, इसलिए उसने इस बारे में अपनी माँ विशाखा से बात की। उसकी माँ को अब थोड़ा डर लगने लगा था, इसलिए उसने किसी पंडित से बात की और घर में हवन करवा दिया। हवन में काफी अजीब हरकतें हुई, कई बार तो हवन की अग्नि शांत हुई। इन सब से मयंक की माँ थोड़ी घबरा गई। हवन पूरा होने के बाद पंडित बोला, लगता है कि देवी देवता आपसे नाराज हैं, तभी आपकी पूजा स्वीकार नहीं हुई। आप लोग सच्चे मन से उनसे माफी मांग लीजिए तो सब सही हो जाएगा। इसके बाद वह तो वहां से चले गए। वहीं विशाखा जी बोली, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पहले मयंक के साथ ये सब हुआ और अब यह सब। मुझे लगता है कि हमें इस बारे में किसी तांत्रिक से बात करनी चाहिए। यह सुनकर ब्रजेश जी बोले, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब विशाखा जी ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे मयंक और उसके दोस्तों को एक ही तरह के सपने आ रहे हैं। यह सुनकर वह हैरान रह गया और किसी तांत्रिक को ढूंढने के लिए मान गए। वहीं उसकी मां ने पूरे घर में गंगा जल छिड़का और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि बस सब सही हो जाए। उसी रात जब मयंक गहरी नींद सो रहा था तो उसके सर में तेज दर्द होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई उसके सर के बाल खींच रहा हो। यह देखकर उसने जल्दी से लाइट जलाई और हैरानी से आसपास देखने लगा कि आखिर किसने उसके बाल नोचे थे, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। यह देखकर वह काफी ज्यादा घबरा गया। उसने घबराते हुए अपने सिर पर हाथ फेरा तो उसे जड़ से उखड़े हुए कई बाल दिखाई दिए। ये देखकर वह जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और अपने माँ बाप के कमरे की ओर दौड़ा। वहां जाकर वह दरवाजा पीटने लगा। कुछ ही देर में जब उसके पिता ने दरवाजा खोला तो अपने सामने मयंक को रोता हुआ पाया। उन दोनों ने उसे संभाला और उससे पूछा कि आखिर बात क्या है, वह इतनी रात में रो क्यों रहा है। तब मयंक ने उन्हें सारी बात बताई। यह सुनकर उन दोनों को काफी ज्यादा डर लग रहा था और उस रात उन्होंने मयंक को अपने कमरे में ही रखा। मयंक की हालत अभी सही नहीं थी, इसलिए उन लोगों ने उसे सुलाने की काफी कोशिश की, लेकिन मयंक थोड़ी थोड़ी देर में डर कर उठ जाता था। किसी तरह से जैसे तैसे वह रात कटी, लेकिन अब मयंक अकेले रहने में भी डर रहा था। लेकिन उसके माता पिता हमेशा उसके साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए उन लोगों ने नौकरों को मयंक के पास छोड़ा और अपने अपने कामों में लग गए। मयंक को थोड़ा समय लगा, लेकिन वह संभल ही गया और वह इसके बाद नहाने के लिए बाथरूम चला गया। वह बाथरूम में नहा ही रहा था कि तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कि उसकी पीठ पर कोई हाथ फेर रहा हो। यह देखकर मयंक काफी ज्यादा घबरा गया। ठीक इसी दौरान उसे एक लड़की की आवाज आई, मेरा छूना तुम्हें कैसा लग रहा है मयंक? तुम तो हमेशा से यही चाहते थे कि मैं तुम्हें और तुम मुझे ऐसे ही छुओ, क्यों है ना? यह सुनकर मयंक का हलक सूख गया था। उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई थी कि अगले ही पल उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और उस बाथरूम से बाहर की ओर भागने लगा। लेकिन ठीक इसी दौरान उसका पैर किसी ने पकड़ लिया और वह मुंह के बल वहीं गिर पड़ा। नीचे गिरने की वजह से मयंक की नाक टूट चुकी थी और उसमें से खून रिस रहा था। वह कराहते हुए पलटा
तो उसने देखा कि एक कटा हुआ हाथ उसकी ओर ही बढ़ रहा था। यह देखकर मयंक जोर से चीखा। उसकी चीख उस पूरे बाथरूम में बुरी तरह से गूंज रही थी। बाथरूम से बाहर मौजूद लोग बाहर से दरवाजा पीटने लगे और दरवाजा खोलने के लिए कहने लगे, लेकिन मयंक चाहकर भी दरवाजा खोल नहीं पा रहा था। उस कटे हुए हाथ ने मयंक का पैर पकड़ा और उसे खींचते हुए बाटप की ओर ले जाने लगा। ये देखकर मयंक रोने गिड़गिड़ाने लगा। वह रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन वह हाथ जिसका भी था वह न जाने कितने जन्मों का बैर लेकर बैठा था। अगले ही पल उसने मयंक को बाथटब में डाल दिया और पानी चला दिया। मयंक बाथटब से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस हाथ ने मयंक की गर्दन पकड़ ली और अब मयंक उस टब में से बाहर नहीं निकल पा रहा था। बाथटब में पानी अब भरते भरते ऊपर की तरफ आने लगा था, जिसकी वजह से मयंक की आंखों में मौत का डर साफ देखा जा सकता था। लेकिन शायद मयंक की मौत अभी नहीं लिखी थी, जिसके कारण बाहर मौजूद लोगों ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया था और उन लोगों ने मिलकर मयंक को बाथटब से बाहर निकाला। तब सब लोगों ने उससे पूछा कि आखिर वह ऐसे चीख क्यों रहा था। लेकिन आज मयंक ने मौत को इतने करीब से देखा था, जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा सदमे में था। वह किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, बस एक ही बात बोल रहा था, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे जाने दो। सब लोगों ने उसे संभालने की काफी कोशिश की, लेकिन उसकी मनोदशा में कोई सुधार नहीं हुआ। इसकी वजह से ब्रजेश जी उसे एक मनोचिकित्सक के पास लेकर गए। उन्होंने मयंक से बात करने की काफी कोशिश की, लेकिन मयंक तो बार बार एक ही बात बोले जा रहा था। इन सब के कारण उन्होंने ब्रजेश जी से कहा, लगता है कि इनके मन में कोई बात है जिसकी वजह से इनका यह हाल हुआ है। क्या हाल? फिलहाल में इनका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? तब ब्रजेश जी बोले, आजकल के बच्चे तो लड़ाई झगड़ा कर ही लेते हैं, लेकिन इसकी वजह से किसी की हालत इस तरह से खराब तो नहीं हो सकती। ये सुनकर वह डॉक्टर बोला, हमें पूरी बात समझनी पड़ेगी, वरना हम इनका इलाज नहीं कर पाएंगे। उनके किसी दोस्त को आप जानते हैं, शायद उसे इस बारे में पता हो। तब ब्रजेश जी बोले, मयंक के 3-4 दोस्त हैं। तो सही, मैं आज उनसे बात करता हूं। तब तक आप एक काम कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि ये आराम से सो जाए। ये रात भर नहीं सोया और फिर सुबह उठकर बाथरूम में बंद होकर इस तरह से चीखने चिल्लाने लगा, हमने बड़ी मुश्किल से दरवाजा तोड़कर इसे निकाला है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो यह कहीं अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। तब डॉक्टर ने उसे नींद की दवाई दी और उनसे कहा कि वह उसे खाने के बाद रात में सोने के समय दे दें। इन सब के बाद ब्रजेश जी घर आ गए। उन्होंने मयंक को वही नींद की दवाई दी और फिर उसके दोस्तों को फोन करने लगे। हैरानी की बात यह थी कि उसके दोस्तों में से कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। उन्होंने कई बार उन लोगों को फोन किया, लेकिन हर बार उनका फोन बजने के बाद बंद हो जाता। आखिर में आकाश का फोन किसी ने उठाया। तब ब्रजेश जी ने उससे आकाश को फोन देने के लिए कहा। तब वह बोला, मैं उसका छोटा भाई हूं नितिन। आकाश भैया अभी छत से कूद गए थे, जिसकी वजह से हम उन्हें लेकर अस्पताल आए हैं। डॉक्टर ने कहा कि वह सही है, लेकिन अभी वे बेहोश हैं। यह सब सुनकर ब्रजेश जी को काफी ज्यादा अजीब लगा और अब उन्हें समझ आ चुका था कि मयंक के बाकी दोस्तों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से इन लोगों के साथ ही ऐसा हो रहा है। इस बात का पता लगाने के लिए वह उनके कॉलेज गए और वहां प्रिंसिपल से इस बारे में बात की। तब प्रिंसिपल बोले, वह चारों तो आए दिन कुछ ना कुछ करते ही रहते थे, इसलिए कोई भी उनके बारे में कोई कंप्लेंट अब नहीं करता था, क्योंकि अगर कोई बात करता भी था तो मैं उन्हें भगा देता था। आखिर भतीजा है वह मेरा। तब ब्रजेश जी बोले, क्या हाल फिलहाल में इन्होंने कोई बड़ा कांड किया था जिसकी वजह से उनकी किसी से कोई दुश्मनी हो जाए? तब प्रिंसिपल ने अपने दिमाग पर जोर डाला और फिर थोड़ी देर बाद वह बोला, असल में इसने किया तो था। अभी कुछ समय पहले फर्स्ट ईयर में एक लड़की आई थी, नैना नाम था उसका मयंक के साथ काफी उठना बैठना था और अभी कुछ समय से वह लड़की लापता है। उसके घर वाले बोल रहे थे कि वह कॉलेज गई थी, लेकिन उसके बाद घर ही नहीं आई। इन सब से हमारे कॉलेज की बदनामी हो सकती थी,
इसलिए मैंने यह केस रफा दफा करवा दिया और यह साबित करवा दिया कि वह लड़की कॉलेज के बाहर ही कहीं गायब हुई है और उस दिन कॉलेज ही नहीं आई थी। यह सुनकर ब्रिजेश ने अपनी कुर्सी खींची और आगे की तरफ आते हुए धीमी आवाज में बोला, जिस दिन वह लड़की गायब हुई थी, क्या उस दिन मयंक और उसके दोस्त उसके साथ गए थे? तब प्रिंसिपल बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद हो सकता है, क्योंकि सब बोल रहे थे कि कॉलेज के बाद नैना और मयंक साथ में जाते थे। यह सुनकर ब्रिजेश कुछ ना बोला। अब उसे समझ आ चुका था कि नैना के गायब होने में हो ना हो मयंक और उसके साथियों का हाथ है, और अगर वह नैना का पता लगा ले तो यह सब सही हो जाएगा। ब्रिजेश जी ने मयंक के दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन उन लोगों ने कहा कि उन लोगों की नैना के साथ जान पहचान थी, इससे ज्यादा वो कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि नैना किसी लड़के को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले इसके खिलाफ थे और नैना के घर वालों को शक था कि नैना का वह प्रेमी मयंक है। ये सब सुनकर ब्रिजेश जी को अब लगने लगा था कि जरूर नैना के घर वाले मयंक और उसके दोस्तों के साथ ये कर रहे हैं, ताकि ये लोग तंग आकर नैना को इन्हें वापस सौंप दे। और इसी बारे में बात करने के लिए ब्रिजेश जी नैना के पिता के पास आए और उनसे कहा, देखिए, मुझे पता है कि आपको लगता है कि मेरे बेटे ने नैना को गायब किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने उसके दोस्तों से बात की थी, तब उन्होंने यही बताया कि नैना किसी और लड़के को पसंद करती थी। ये सुनकर नैना के पिता बोले, नैना सबसे ज्यादा आपके बेटे के साथ रहती थी और ये बात उसके साथ पढ़ने वाली एक लड़की ने मुझे बताई थी। मैंने उसे लाख बार समझाया था कि ऐसे लड़कों के साथ मत रहो, लेकिन वह तो किसी की सुन ही नहीं रही थी। उस दिन भी वो आपके बेटे के साथ कॉलेज से निकली थी और आज तक वापस ना आई। आप अपने बेटे से इस बारे में बात क्यों नहीं करते? ये सुनकर ब्रिजेश जी बोले, वह बोलने लायक होगा तब तो मैं उससे बात करूं। देखिए जी, अब मैं साफ साफ बोलता हूं, आपकी बेटी को ढूंढने में मैं आपकी मदद करूंगा। बस आपने जो टोना टोटका मेरे बेटे के ऊपर किया वो बंद कर दीजिए। ये सुनकर नैना के पिता को काफी गुस्सा आया, क्योंकि एक तो उनकी बेटी गायब है, ऊपर से उनके ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है। इसलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उन्होंने किसी के ऊपर कोई टोना बोना नहीं करवाया। अगर उन्हें नैना को ढूंढने में मदद नहीं करनी तो ना सही, कम से कम ये घटिया इल्जाम तो मत ही लगाओ। ये सुनकर ब्रिजेश जी वहां से चले गए, लेकिन जाते समय उनकी नजर एक लड़के पर पड़ी जो कि उन्हें गुस्से में घूर रहा था। ब्रिजेश जी ने एक नजर उन्हें देखा और फिर वापस आ गए। घर आकर उन्होंने मयंक की ओर देखा, जो कि बिस्तर पर घबराए हुए बैठा था। अपने बेटे को ऐसे देखकर उनका दिल बैठा जा रहा था। इसी दौरान विशाखा जी उनके पास आई और बोली, मुझे लगता है कि इसके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है, इसलिए मैंने अपने भाई से इस बारे में बात की। तब उन्होंने मुझे एक औंझा का नंबर दिया और मैंने उन्हें फोन करके बुलाया है, वो आते ही होंगे। इस पर ब्रिजेश जी कुछ न बोले, क्योंकि बात अब उनके हाथों से बाहर जो जा चुकी थी। कुछ देर बाद एक औंझा घर में आया और उसने उस घर का अच्छे से मुआयना किया और फिर बोला, आपके घर में एक नकारात्मक शक्ति तो है और वह किसी खास मकसद के लिए यहाँ आई है, और जब तक उसका मकसद पूरा ना हो जाए वो यहाँ से नहीं जाएगी। ये सुनकर विशाखा जी बोली, तो आप उस नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर दो। ये सुनकर वह औंझा बोला, देखो बहन जी, किसी भी तरह की ऊर्जा को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता और ये ऊर्जा भी खत्म नहीं हो सकती, और इस नकारात्मक शक्ति की ऊर्जा का स्रोत होने के कारण इसको ये सब करने की ऊर्जा मिल रही है। तब ब्रिजेश जी बोले, ठीक है तो कोई बात नहीं, आप कुछ ऐसा कर दो कि वह नकारात्मक शक्ति हमारे बेटे को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। इसके लिए वह औंझा मान गया और फिर उसने एक ताबीज उन्हें दिया और कहा कि वो ये ताबीज मयंक को नहला धुलाकर पहना दें, और हाँ, इस चीज का खास ख्याल रखना कि इस ताबीज को पहनने के बाद किसी भी तरह का कोई तामसिक काम न करे, जैसे शराब मांस का सेवन। इसके लिए भी वे लोग मान गए और फिर वह औंझा वहां से चला गया। उनके जाने के बाद उन्होंने अपने नौकरों से मयंक को नहलाने के लिए कहा और फिर उसके बाद उन्होंने उसे वह ताबीज उसे बांध दिया।
उस ताबीज का फायदा तो मयंक को काफी हुआ, क्योंकि कुछ ही समय में वह बिल्कुल सामान्य हो गया था और ठीक होते ही वह बोला, मम्मी पापा, अगर आप लोग मुझे नहीं बचाते तो वह मुझे मार डालती। वो बार बार मुझे बोल रही थी कि मुझे मार डालेगी। तब ब्रजेश बोला, कौन मार डालेगी तुझे और क्यों मारना चाहती है वो? ये सुनकर मयंक के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, लेकिन फिर अगले ही पल वह बोला, पता नहीं कौन है, वो बस किसी लड़की की आवाज आती है। वो बार बार मुझसे कहती है कि वो मुझे मार डालेगी। इसके बाद उसके घर वालों ने भी कुछ न कहा, क्योंकि उन्हें तो अपने लाडले बेटे पर पूरा भरोसा जो था। लेकिन उसी रात वह हुआ जो कि इन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। देर रात जब विशाखा जी सो रही थी तो वह कटा हुआ हाथ उनके पास आया। उसने उनके पास मौजूद जग का ढक्कन हटाया और उसके अंदर चला गया। उस हाथ के ऊपर मौजूद कुछ सूखा खून उस पानी के अंदर चला गया। इसी के साथ ही उसमें हल्का सा कालापन आने लगा। ऐसा होते ही वह हाथ बाहर आ गया और वापस ढक्कन लगा दिया। इन सबके बाद वह हाथ विशाखा जी के पास आया और उसने विशाखा जी का गला दबाना शुरू कर दिया। इस दौरान वह हाथ उनका गला इतना तेज नहीं दबा रहा था कि उनकी मौत हो जाए, बल्कि बस इतना ही तेज था कि उनकी नींद खुल जाए। अगले ही पल उनकी नींद खुल गई, जिसकी वजह से वह उठ बैठी। इसी के साथ ही वह हाथ वहां से हट गया। विशाखा जी ने अपनी गर्दन पर हाथ लगाकर देखा तो सब ठीक था। इन सब के बाद विशाखा जी काफी डरी हुई थी, जिसके कारण उन्होंने उस जग में से पानी निकालकर पिया। पानी पीने के बाद विशाखा जी को थोड़ा अजीब लगा और उन्हें अचानक से खांसी होने लगी, लेकिन तभी उन्होंने दोबारा से पानी पी लिया। इन सब के बाद वे सो गई। सुबह उठकर वे सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। इस दौरान उनके चेहरे पर बिल्कुल सपाट भाव थे। अब चूंकि मयंक बिल्कुल ठीक था, इसलिए वह आज कॉलेज जा रहा था। वह तैयार होकर बाहर आया और नाश्ता करने लगा। विशाखा जी ने उसे नाश्ता परोसा और उसे घूरने लगी। उसे इस तरह से देखकर ब्रजेश जी बोले, क्या बात है, तुम इसे ऐसे क्यों घूर रही हो? तब विशाखा जी बोली, देख रही हूं कि हमारी आजादी का ये गलत फायदा उठा रहा है, तभी तो उस लड़की नैना के साथ इसने कुछ करके मार डाला। ये सुनकर मयंक घबराते हुए बोला, अरे मां, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। ये सुनकर विशाखा बोली, उस दिन तुझे कई लोगों ने नैना के साथ कॉलेज से निकलते देखा था और उसके बाद से वो गायब है। तूने उसके साथ क्या किया, बता जल्दी। ये सुनकर ब्रजेश जी गुस्से में बोले, तुम चुप करो, ये हमारा एकलौता लड़का है और मुझे नहीं लगता कि इसने कुछ किया है, और अगर किया भी है तो भी इस बात को यहीं खत्म करो। वैसे भी उसके बारे में किसी को नहीं पता। ये सुनकर विशाखा बोली, तुम्हें अगर अपने बच्चे को परवरिश देनी ही नहीं आती तो उसे पैदा ही क्यों किया? तुम्हारी गलत परवरिश का खामियाजा कोई और भोग रहा है। ये सब सुनकर तो ब्रजेश के अंदर का मर्द जाग गया और उसने विशाखा जी को थप्पड़ जड़ दिया और फिर वहां से उठकर चला गया। ये सब देखकर मयंक ने भी वहां रोकना सही नहीं समझा और वो भी वहां से निकल गया। मयंक वहां से कॉलेज आ गया, लेकिन उसके दोस्त वहां नहीं थे तो उसका वहां मन नहीं लग रहा था, इसलिए वह जल्दी ही वहां से आ गया। वह नीरज के घर गया उसके हाल चाल जानने के लिए, लेकिन यहां आकर उसने नीरज को पट्टियों से बंधा पाया। ये देखकर मयंक को काफी हैरानी हुई। उसने उससे इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि कुछ दिन पहले अचानक से कमरे में आग लग गई थी, जिसकी चपेट में मैं आ गया और थोड़ा जल गया। तुझे या बाकी किसी को इस बारे में बता नहीं पाया। ये सुनकर मयंक को काफी हैरानी हुई और वो थोड़ी देर बैठकर वहां से आकाश के घर आ गया। वहां जाकर उसने देखा कि आकाश की भी हालात काफी खराब थी। इसी के साथ ही वह थोड़ा डरा हुआ भी लग रहा था। मयंक उसके पास आया और उससे इस बारे में पूछा। तब आकाश बोला, यार, सबको लगता है कि मैं पागल हो गया हूं, क्योंकि मैं खुद से छत से कूद गया था, लेकिन तुझे क्या बताऊं, मैं खुद नहीं कूदा था, बल्कि एक कटे हुए हाथ ने मुझे नीचे गिराया था। बोलते हुए उसने बताना शुरू किया कि उस दिन क्या हुआ था। साथियों, उसी बात को मैं आपको अपने शब्दों में बता रहा हूं। कुछ दिन पहले आकाश छत पर टहल रहा था। इसी दौरान उसका छोटा भाई छत पर आया और उससे बातचीत करने लगा। बातों ही बातों में आकाश बोला,
मुझे लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी है और अब मुझे जीने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। ये सुनकर उसका छोटा भाई बोला, अरे ये आप क्या बोल रहे हो? आपका दिमाग तो सही है। ये सुनकर आकाश हैरानी से बोला, पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैं कुछ भी बोल गया। ऐसा कुछ भी नहीं जैसा मैंने अभी कहा। ये सुनकर वह कुछ न बोला और इतनी ही देर में उसे नीचे से किसी ने बुला लिया और वह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आकाश मन ही मन बड़बड़ाया, अबे मैं ये क्या बोल रहा था? उसने ये कहा ही था कि तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी, ये मैंने तुमसे बुलवाया था ताकि सबको तुम्हारी मौत आत्महत्या लगे। ये सुनकर जब आकाश हैरानी से उस ओर देखने लगा तो उसने पाया कि उससे कुछ ही कदम दूर एक कटा हुआ हाथ था जो कि उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। ये देखकर आकाश घबराते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह कटा हुआ हाथ एकदम से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ आ गया, जिसे देखकर आकाश घबराते हुए थोड़ा पीछे हट गया। अगले ही पल उस हाथ ने आकाश का पैर पकड़ा और उसे घसीटते हुए छत की दीवार पर ले गया और वहां से उसे धक्का दे दिया। यह सब बात कर आकाश मयंक से रोते हुए बोला, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं किसी हॉरर फिल्म की स्टोरी सुना रहा हूं, लेकिन यह बिल्कुल सच है। कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहा। सब लोग मुझे पागल कह रहे हैं, लेकिन मैं पागल नहीं हूं। यह सब सुनकर मयंक बोला, मैं तेरी बात समझ रहा हूं और मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा इसीलिए है क्योंकि ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। वह तो मेरे घर वालों ने किसी तांत्रिक से मुझे यह ताबीज दिलवा दिया, जिसकी वजह से वह कटा हुआ हाथ मुझे अब परेशान नहीं कर रहा, लेकिन तुम लोगों के ऊपर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। यह सुनकर आकाश बोला, ऐसा ही कोई ताबीज तू मेरे लिए भी बनवा दे। तब यह सुनकर मयंक बोला, मुझे नहीं पता मेरे घर वालों ने यह ताबीज किससे बनवाया है, इसलिए मैं इसमें तेरी मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम फसाद की जड़ तक पहुंच जाए तो फिर सब सही हो जाएगा। यह सुनकर आकाश बोला, यह किसी भूत प्रेत का चक्कर है और हम इतनी आसानी से इसमें से नहीं निकल सकते। कोई इंसान होता तब बात और थी। तब मयंक बोला, तुम इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हो? देखो, जब तुम्हें उस लड़की की आवाज आई तो तुम्हें भी आवाज थोड़ी जानी पहचानी नहीं लगी? तब आकाश अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। फिर कुछ देर बाद वह हैरानी से बोला, वह आवाज तो नैना की लग रही थी। इसका मतलब यह सब नैना, लेकिन यह कैसे हो सकता है? उसे तो हमने मार डाला था ना। तब मयंक बोला, तभी तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हुई है। अगर वह उस दिन जिंदा बच जाती तो हम उसे कुछ पैसे देकर चुप करवा देते, लेकिन अब मरने के बाद उसकी आत्मा हमसे अपनी मौत का बदला ले रही है। यह सब सुनकर आकाश रोने लगा। मयंक ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन फिर वह गुस्से में बोला, तुम तो यह ताबीज पहनकर सुरक्षित हो गए हो, लेकिन हमारा क्या? यह पूरा प्लान तुम्हारा था और तुम्हें छोड़कर हमारी जान पर बनाई है। कल के कल ही अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं इस बारे में पुलिस में बताऊंगा, क्योंकि हम अकेले ही क्यों फंसे। यह सुनकर मयंक गुस्से में बोला, मैं यहां तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं और तुम मुझे ही धमकी दे रहे हो। याद रखो, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बोलकर मयंक वहां से चला गया। मयंक को डर लगने लगा था कि कहीं इसके दोस्त सबको सच ना बता दें, इसलिए वह अपने पिता से बोला, पापा, आपको मेरे दोस्तों के बारे में तो पता ही होगा। उस आत्मा ने अब मेरे दोस्तों को परेशान करना शुरू कर दिया है, इसलिए दोबारा से उस तांत्रिक को बुलाकर उनके लिए भी ताबीज बनवा दो। सुबह विशाखा के साथ हुए झगड़े की वजह से ब्रजेश का दिमाग पहले ही खराब था। ऊपर से मयंक की बात सुनकर और खराब हो गया, इसलिए वह बोला, मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है। अगर उन्हें किसी चीज से समस्या है तो उसे देखना उनकी और उनके घर वालों की जिम्मेदारी है। तुम्हें पता भी है कि उस तांत्रिक को बुलाने में और इस ताबीज में कितना ज्यादा पैसा लगा था। हम वैसे ही तुम्हारे इतने फालतू खर्च उठाते हैं, ऊपर से अब तुम्हारे दोस्तों का भी उठाएंगे। हम उनका नंबर दे देते हैं, तुम्हारे दोस्तों को दे देना, वह लोग खुद इस बारे में बात कर लेंगे। तुम्हें ज्यादा बीच में कूदने की जरूरत नहीं है। यह सब सुनकर मयंक भी ज्यादा कुछ न बोल सका, लेकिन उसे उस तांत्रिक का नंबर तो मिल गया।
उसने वह नंबर लेकर अपने दोस्तों को दिया और कहा कि खुद ही बात कर लें। आकाश को इन सब से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह बोले भी तो किससे बोले, इसलिए ज्यादा कुछ न बोलते हुए उस तांत्रिक को फोन लगाकर अपनी सारी बातें बताई। वह तांत्रिक 2 दिन बाद आने का बोल रहा था, लेकिन आकाश ने उनसे काफी मिन्नतें की, जिससे वह कल आने को राजी हो गए। आकाश ने यही सब बताने के लिए अपने दोस्तों सुरेश और नीरज को फोन किया। वे लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक सुरेश को पीछे से आवाज आई, तुम लोग इतनी आसानी से सुधरने वाले नहीं हो, इसलिए अब इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा और इसकी शुरुआत तुमसे करनी पड़ेगी। यह सुनकर सुरेश हैरानी से आसपास देखने लगा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उसने आवाज दी, कौन है यहां पर? लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आई। ठीक इसी दौरान फोन पर मौजूद आकाश उससे बोला, सुरेश, अभी के अभी तू घर में किसी के पास चले जा। तब सुरेश बोला, यार ये आवाज तो नैना की ही थी। मुझे डरावने सपने तो आ रहे हैं, लेकिन अभी तक तुम लोगों जैसा कोई हादसा मेरे साथ नहीं हुआ। ऊपर से वह बोल ही रहा था कि तभी अचानक उसका गला घुटने लगा। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। यह सुनकर आकाश और नीरज काफी ज्यादा घबरा गए। वह लोग उसे आवाज देने लगे, लेकिन बदले में उसकी कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, अगर तुम लोगों ने अपने गुनाहों को सबके सामने उजागर नहीं किया तो फिर अगला नंबर तुम लोगों का होगा। तुम्हारा दोस्त तो इन सब से भले ही बच जाएगा, लेकिन याद रखना तुम लोग नहीं बच पाओगे। इसी के साथ ही फोन कट गया। आकाश ने सुरेश के घर पर फोन किया। उन लोगों ने जब दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। डरकर उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि सुरेश का शव पंखे से झूल रहा था। उसका शरीर अभी गर्म था, लेकिन सांसें उखड़ चुकी थी। इसी वजह से उसके घर वाले उसे फौरन अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां जाकर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुरेश के घर वाले काफी ज्यादा दुखी थे, लेकिन उन्हें यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इन दोनों को कैसे पता कि सुरेश के साथ क्या हो रहा है। जब सुरेश की कॉल लॉग निकाली गई तो देखा कि सुरेश ने आखिरी बार इन लोगों से बात की थी और अब उसके घर वालों को लगने लगा कि हो ना हो उसकी मौत में इन दोनों का हाथ है। उन लोगों ने फौरन पुलिस कंप्लेन कर दी और उसी दिन पुलिस उन्हें लेने गई, लेकिन यहाँ यह लोग खुद ही बिस्तर पर थे। इस वजह से पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि वह लोग क्या करें। उन लोगों ने उन्हें उस समय तक के लिए छोड़ दिया जब तक कि यह लोग ठीक नहीं हो जाते। पुलिस वालों ने उन सब से पूछताछ की और पूछा कि सुरेश से आखिरी बार तुम्हारी क्या बात हुई थी। आकाश को पता था कि अगर उसने कुछ बताया तो वो भी फंस सकता है, इसीलिए वह बोला। सुरेश किसी बात को लेकर परेशान था, बोल रहा था कि अब पढ़ने पर ध्यान देना पड़ेगा, बस इससे ज्यादा हमारी बात नहीं हुई। और उस दिन वो काफी डिस्टर्ब लग रहा था, इसलिए हमने उसके घर वालों को देखने को बोला था, लेकिन लगता है कि हमने देर कर दी। अब ये चारों काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन लोगों ने भी ये केस यहीं बंद कर दिया। लेकिन इन सब से अब इन तीनों में डर बैठ गया था। इसके 1 आध दिन बाद जब वह तांत्रिक आकाश के घर आया, तब उसने उन्हें बताया कि उस आत्मा की वजह से उनके दोस्त सुरेश की जान जा चुकी है और उसने उन लोगों को भी मारने की धमकी दी है। ये सब सुनकर वह तांत्रिक बोला, अगर उस आत्मा को किसी ने छोड़ा होता तो किसी एक के परिवार पर छोड़ा होता, लेकिन ये किसने सिर्फ तुम दोस्तों को ही सताने के लिए तुम्हारे पीछे छोड़ा है। मुझे लगता है कि बात कुछ और है जो कि तुम बताना नहीं चाहते। वे लोग बताना नहीं चाहते थे कि इन लोगों ने क्या कांड कर दिया है, इसलिए वह बोला, हमसे किसी ने जलन की वजह से ऐसा किया है। आप वही ताबीज जो आपने मयंक को बना कर दिया था हमें भी दे दो। ये सुनकर वह तांत्रिक बोला, ठीक है, उसके लिए पूरे 1 लाख रुपए लगेंगे। ये सुनकर वे दोनों परेशान हो गए, क्योंकि वे लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे और अभी तक उन्होंने कमाना शुरू नहीं किया था। वे लोग अपने माँ बाप के ऊपर पल रहे थे और वे लोग उन्हें ताबीज के लिए इतने पैसे बिल्कुल नहीं देने वाले थे। इसलिए उस तांत्रिक ने कहा कि 2-4 दिनों में पैसों का बंदोबस्त कर लो, फिर मैं तुम्हें ताबीज दे दूंगा। बोलकर वह चला गया। लेकिन अब आकाश और नीरज के सामने ये समस्या थी
कि आखिर वे इतने पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे। उन्होंने मयंक से इस बारे में बात करने की कोशिश की। उन्होंने मयंक को फोन लगाया, लेकिन वह उसका फोन उठा ही नहीं रहा था। थक हार कर उन्होंने उसके घर पर फोन किया। तब उसके घर वालों से उसे पता चला कि मयंक काफी बीमार है। उन दोनों ने जब मयंक को फोन देने के लिए कहा तो उन्होंने दे दिया। तब आकाश ने उससे पूछा कि आखिर उसे अचानक से क्या हुआ। तब मयंक उससे बोला, पता नहीं यार, लेकिन आजकल काफी कमजोरी महसूस होती है और ना ही मैं सही से खा पाता हूं और ना ही आराम कर पाता हूं। सारे समय शरीर में दर्द होता रहता है। डॉक्टर को भी दिखाया और पंडितों को भी, लेकिन सब सही है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। वैसे तुम लोगों ने उस तांत्रिक से इस बारे में बात की? तब आकाश बोला, तुमसे इसी बारे में बात करने के लिए फोन किया है। हमें ताबीज लेने के 1-1 लाख रुपए चाहिए। हमारे पास इतना पैसा नहीं है और ना ही हमारे घर वाले हमें देंगे, और अगर देंगे भी तो कहीं हमारा ये भेद ना खुल जाए। तब मयंक बोला, ठीक है, एक काम करता हूं, मैं तुम दोनों को पैसा दे देता हूं, तुम लोग धीरे धीरे करके लौटा देना। इसके बाद मयंक उन दोनों को पैसे भिजवा देता है और वे दोनों ताबीज खरीद कर पहन लेते हैं और अब उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वे दोनों अब ठीक होने लगे थे, लेकिन मयंक की हालात धीरे धीरे करके काफी खराब रहने लगी थी, जिसके कारण अब वह कॉलेज भी नहीं जा पा रहा था। इन सब के दौरान मयंक ने अपने घर में एक अजीब बात नोटिस की, और वो ये कि उसके खाने पीने का ख्याल उसकी माँ रखने लगी थी, और यहाँ तक कि अब तो उनके घर में पूजा पाठ भी नहीं होती थी। यही सब देखकर एक दिन नाश्ते के समय वह विशाखा जी से बोला, क्या बात है मम्मी, आजकल आप ही हर बार खाना बनाती हैं और अब तो आप पूजा भी नहीं करती। ये सुनकर विशाखा जी के हाथ खाना खाते हुए रुक गए और वह बोली, जिस घर के मर्द औरतों को सिर्फ इस्तेमाल की चीज समझते हैं, वे देवी को पूजकर क्या करेंगे। ये सुनकर ब्रजेश जी बोले, तुम भी ना कहां की बात कहां लेकर जा रही हो, वो तो ऐसे ही बोल रहा है। वे लोग इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी उनका एक पड़ोसी वहां आया और उन सभी को प्रसाद दिया। यहां मयंक और ब्रजेश जी ने तो प्रसाद ले लिया, लेकिन विशाखा जी ने प्रसाद लेने से साफ मना कर दिया, यहां तक कि वो उनसे दूर हटने लगी। मयंक और ब्रजेश जी को ये बात काफी अजीब लगी, लेकिन ब्रजेश जी ने फिर अगले ही पल उस पड़ोसी को बोल दिया कि अगर वह नहीं लेना चाहती तो उसे मत दो। इस पर वह भी कुछ न बोला और फिर वहां से चला गया। लेकिन अब ब्रजेश जी को विशाखा जी पर थोड़ा शक हो गया था। उन्होंने इसका पता करने का सोचा और विशाखा जी को घर के मंदिर में जाकर टीका लाने को कहा, लेकिन विशाखा जी काम का बोलकर गई ही नहीं। ये देखकर ब्रजेश जी ज्यादा कुछ न बोले और खुद ही पूजा घर में जाकर तिलक लिया और विशाखा जी को लगा दिया। वह लगाने के बाद विशाखा जी जोर से चीखी। इसी के साथ ही जहां पर वह टीका लगा था वहां की त्वचा जल गई। ये देखकर ब्रजेश जी और मयंक काफी ज्यादा घबरा गए। इसी दौरान विशाखा जी गुस्से में उन्हें घूरते हुए बोली, तो आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया, लेकिन कोई बात नहीं, बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। ये सुनकर ब्रजेश जी को समझ नहीं आ रहा था कि विशाखा जी क्या कह रही है, लेकिन मयंक को पता चल चुका था और अब इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, विशाखा जी ने ब्रजेश जी के ऊपर झपट्टा मारा और उनकी गर्दन पर काटने लगी। विशाखा जी ने उनकी गर्दन से चमड़ी उखाड़ ली। ऐसा होते ही ब्रजेश जी की गर्दन से खून रिसने लगा। मयंक ने घर के नौकरों के साथ मिलकर विशाखा जी को ब्रजेश जी के ऊपर से हटाया और उन्हें कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद वो ब्रजेश को लेकर डॉक्टर के पास आया। वहां आकर जब तक वह डॉक्टर उनका उपचार कर रहा था, तब तक मयंक ने उस तांत्रिक को सब बताकर आने के लिए कहा। वह तांत्रिक आ गया और सब कुछ सुनने के बाद कहा, देखो, मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया है। जो कोई आत्मा तुम्हें ऐसे परेशान कर रही है, और जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बताते मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तब मयंक बोला, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, शायद हमारे किसी दुश्मन ने ये किया है। आप मेरे घर के ऊपर झाड़ फूंक करके ऐसा कर दो कि कोई भी बुरी शक्ति घर में ना घुस पाए। ये सुनकर वह तांत्रिक बोला, तो क्या आप लोग कभी घर से बाहर नहीं निकलोगे या हमेशा ताबीज पहनकर रहोगे? ताबीज भी कब तक पहन लोगे?
एक समय के बाद ताबीज भी बदलना पड़ता है, और तुम्हारी शादी के समय भी तुम्हें ये ताबीज उतारना पड़ेगा। तब क्या करोगे? ये सुनकर मयंक बोला, तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल के लिए ये सब ठीक करवा दो। इस पर वह तांत्रिक आगे कुछ ना बोला और उसने उसका घर भी बांध दिया। लेकिन इन सब के बावजूद विशाखा जी अब भी उग्र थी। उस तांत्रिक ने उनको ठीक करने की काफी कोशिश की, सारे झाड़ फूंक किए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। थक हार कर वह तांत्रिक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विशाखा जी के शरीर पर किसी प्रेत का वास नहीं था, बल्कि उनकी दिमागी हालत ही ऐसी थी। इसकी वजह से ब्रजेश जी ने उन्हें एक अच्छे मनोचिकित्सक को भी दिखाया और अब उन्हें कमरे में बंद रखा जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ आकाश की बहन उसके पास आई, बोली, भैया आपने कुछ किया है क्या? ये सुनकर आकाश बोला, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन तू ऐसे क्यों पूछ रही है? तब वह बोली, कल रात को जब मैं सो रही थी तो मेरे सपने में एक लड़की आई और वह मुझसे बोली कि आपने उनके साथ बहुत बुरा किया है और अगर आपने सबको ये सब नहीं बताया तो वह हम सबको इसकी सजा देगी। ये सब सुनकर आकाश थोड़ा घबरा गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके किए की सजा उसकी बहन को मिले। इसलिए अब उसने इस बारे में बाकी दोनों से बात की। ये सुनकर मयंक बोला, चाहे कुछ भी हो जाए तुम किसी के आगे ये बक मत देना। हमें समस्या का समाधान ढूंढना है, ना कि खुद समस्या खड़ी करनी है। किसी को कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो। ये बोलकर उसने फोन रख दिया। लेकिन ब्रजेश जी ने उसे ये सब बोलते हुए सुन लिया था और उन्होंने उसे एक थप्पड़ जड़ा और कहा, क्या किया है तूने जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? तब मयंक ने उन्हें समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन उनके घर में जो हो रहा था वह सामान्य तो बिल्कुल नहीं था। उन्हें इस बात पर शक तो जरूर था कि मयंक ने कुछ गलत किया है, लेकिन हर बार वो इसे झूठलाते रहे। लेकिन आज उन्हें सख्त होना ही पड़ेगा, वरना वो सबको खो देते। लेकिन मयंक काफी ढीठ था और मानने को तैयार ही नहीं था। उन्होंने मयंक को पैसे देना भी बंद कर दिया और उसके अकाउंट भी सीज कर दिए ताकि वो उसे सब बता दे, लेकिन मयंक ने कुछ नहीं बताया। वहीं दूसरी तरफ आकाश और नीरज के पास पैसा नहीं था जिससे वे अपना घर रक्षा सूत्रों से बंधवा पाए। इसलिए वे लोग मयंक से पैसे मांगने लगे, लेकिन मयंक कहां से पैसे देता, और वे लोग अपने घर वालों को इस बारे में बता नहीं सकते थे, इसलिए सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया। इसी दौरान आकाश की बहन जब एक रात सो रही थी तो एक कटा हुआ हाथ उसके पास आया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। ऐसा होते ही उसके चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए और कुछ ही देर में वह उठ बैठी। वह काफी घबराई हुई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वो उठकर बाहर आई और पानी पीने लगी। इसी दौरान उसकी नजर अपने भाई आकाश के ऊपर पड़ी, जो कि बाहर टहल रहा था। वो उसके पास आई और पूछा कि वह ऐसे इतनी रात में जाग क्यों रहा है। तब आकाश बोला कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। वैसे वह इतनी रात में क्यों जाग रही है? तब वह बोली, मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा था जिसकी वजह से मेरी नींद खुल गई। उस सपने में एक लड़की ने मुझे बोला था कि मैं सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगी, और उसके बाद किसी अंधेरे ने मुझे निगल लिया और मेरी नींद खुल गई। यह सुनकर आकाश को थोड़ी चिंता होने लगी और अब उसने सोच लिया था कि कल सुबह होते ही वह कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, और यही सब सोचकर उसने उसे कहा कि वह जाकर आराम से सो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद वह अपने बिस्तर पर आकर सो गई, लेकिन सुबह उठी ही नहीं। उसके घर वालों ने उसे उठाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह उठ ही नहीं रही थी। यह सब देखकर उसके घर वाले काफी ज्यादा घबरा गए और फौरन उसे लेकर अस्पताल गए। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों वह होश में नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया तो पाया कि वह कोमा जा चुकी है और कह नहीं सकते अब उसे कितना समय लगेगा होश में आने में। यह सब सुनकर उसके घर वाले काफी ज्यादा घबरा गए। 2 भाइयों की इकलौती बहन थी वह, और उसके साथ यह सब हो रहा था। यह देखकर आकाश टूट गया और उसने मयंक से इस बारे में बात की। उसने कहा, पहले मेरे साथ जो हो रहा था उसकी वजह से मैं चुप था, लेकिन अब इसकी वजह से मेरी बहन भी परेशान हो रही है। मुझे तेरी मदद की जरूरत थी, लेकिन तूने नहीं की, इसलिए अब मैं पुलिस में जाकर सब सच बता दूंगा।
मुझे जो सजा होनी होगी होगी, लेकिन इससे कम मेरी बहन तो बच जाएगी। यह सुनकर मयंक को काफी गुस्सा आया और वह बोला, इससे भले ही तेरी बहन बच जाएगी, लेकिन मैं तो फंस जाऊंगा ना। जब मुझे मेरे परिवार की नहीं पड़ी तो तू भी अपने बारे में सोच। इस पर आकाश बोला, तू बड़े घर का लड़का है, इसलिए तेरी सोच बड़ी है, लेकिन आज मुझे यह एहसास हो रहा है कि हम मिडिल क्लास लोगों के लिए सबसे जरूरी परिवार है, और अब मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बोलकर उसने फोन रख दिया और अब मयंक को थोड़ा डर लगने लगा था। इन्हीं सब के दौरान मयंक को पता चल चुका था कि वह इन सब से इतनी आसानी से नहीं निकलने वाला, और उसे अब अपने पिता को सब बताना ही पड़ेगा। इसलिए वह अपने पिता के पास आया और बोला, पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और उसकी वजह से ही शायद ये सब हो रहा है। और फिर उसने बताना शुरू किया, जो मैं आपको अपने शब्दों में बता रहा हूं। कुछ महीने पहले मयंक के कॉलेज में फर्स्ट ईयर के कुछ नए बच्चे आए थे और उन्हीं में नैना भी थी। नैना देखने में काफी सुंदर और मिलनसार प्रवृत्ति की थी। उसे नए नए लोगों से मिलना काफी पसंद था। कॉलेज में आने से पहले उसने सोचा था कि वह काफी दोस्त बनाएगी और यहीं उसकी मुलाकात मयंक से होती है। मयंक की गुंडाई के चलते कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलता था और नैना की दोस्ती मयंक से हो जाती है। इन्हीं सब के दौरान नैना के साथ पढ़ने वाली एक लड़की उससे बोली, नैना, तुम्हारी दोस्ती तुम्हारे सीनियर मयंक से हुई है और तुम्हारा उसके साथ काफी उठना बैठना है, लेकिन तुम उससे थोड़ा दूर ही रहो तो अच्छा है, क्योंकि उनकी क्लास में मेरा चचेरा भाई पढ़ता है और उन्होंने मुझे मयंक की सारी हरकतें बताई हैं। और याद रखना कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये न जाने तुम्हारे साथ क्या करे। और इतना ही नहीं, अगर इसने कुछ किया भी तो भी इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि ये कॉलेज इसके चाचा का है और वो इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होने देंगे। ये सब सुनकर नैना सोचने पर मजबूर हो गई और उसने मयंक के साथ आना जाना कम कर दिया। मयंक को ये बात अजीब लगी तो उसने नैना से इस बारे में बात की। तब नैना ने उसे सब बता दिया। ये सुनकर मयंक बोला, तुम भी किसकी बात सुन रही हो नैना? इतने सारे लोगों में मेरी दोस्ती सिर्फ तुमसे ही क्यों है? क्या तुम समझती हो, मैं सिर्फ कुछ खास लोगों को ही अपना दोस्त बनाता हूं, इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती की है। तुम देखोगी मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, और जितने भी मेरे दोस्त हैं वह इतना कोई हाई फाई घरों से नहीं आते, और इसी बात से इन लोगों को जलन होती है। ये लोग भी मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, इसलिए यह सब करते हैं, और जब नहीं कर पाए तो बस तुम्हारी और मेरी दोस्ती भी खराब कर रहे हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उनकी बातों में आकर हमारी दोस्ती खराब करोगी या नहीं। यह सुनकर नैना को भी लगने लगा कि हो ना हो मयंक की बातों में सच्चाई है, इसलिए उसने बाकी लोगों से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया और अब वह सिर्फ मयंक और उसके दोस्तों से ही बातें करती थी। आसपास के लोगों ने भी उसे अब समझाना छोड़ दिया था। नैना अब रोज मयंक के साथ आने जाने लगी थी। एक दोपहर को मयंक बोला, मेरे पापा ने मेरे लिए एक फार्म हाउस खरीदा है और उसी खुशी में मैं आज कॉलेज के बाद तुम चारों को एक रेस्तरां में ट्रीट दूंगा। इसके लिए वे लोग मान गए और कॉलेज के बाद मयंक के साथ चले गए। रेस्तरां में आकर वे सब खाना खाने लगे और खाने के साथ शराब भी पीने लगे। इसी दौरान नैना का सिर थोड़ा भारी होने लगा। ये देखकर मयंक नैना को वहां से ले जाने लगा। गाड़ी में आकर मयंक बोला, नैना, तुम थोड़ा आराम करो, मैं तब तक तुम्हें सर दर्द की दवाई लाकर देता हूं। इसके बाद मयंक ने एक दवाई की दुकान से नैना को सिर दर्द की दवाई लाकर दी, जिसे खाकर नैना आराम करने लगी। गाड़ी चलाते चलाते मयंक बोला, वैसे नैना, एक बात बोलूं, तुम्हें हमने जूस बोलकर थोड़ी शराब पिलाई थी, शायद इसी वजह से तुम्हें सिर चकरा रहा होगा, लेकिन अभी तुम दवाई खाकर आराम करोगी तो सब सही होगा। ये सुनकर नैना बोली, अगर मैं इस तरह से घर गई तो मेरे घर वाले मुझे बहुत मारेंगे, इसलिए मैं थोड़ी देर से ही घर जाऊंगी। मयंक इसके लिए मान गया, लेकिन अब नैना को थोड़ा आराम करना था, इसलिए वो उसे लेकर अपने फार्म हाउस आ गया। वे पांचों दोस्त अब फार्म हाउस आ चुके थे और अब नैना को कमरे में छोड़कर वे चारों शराब पीने लगे।
शराब का असर उनके ऊपर इस तरह हुआ कि उन लोगों की नैना के प्रति नीयत बिगड़ गई और वे लोग उस कमरे में आ गए जहां नैना आराम कर रही थी। उन लोगों ने सोचा कि नैना अभी गहरी नींद में होगी और ऐसे में अगर उन्होंने उसके साथ कुछ कर भी दिया तो किसी को पता नहीं चलेगा, और यही सोचकर वे चारों बारी बारी से उसकी अस्मत के साथ खिलवाड़ करने लगे। लेकिन इसी दौरान नैना की नींद खुल गई और वो चीखने लगी। उन चारों ने उसका मुंह बंद किया और अपने घटिया इरादों को पूरा किया। इन्हीं सबके दौरान नैना बेहोश हो गई, लेकिन इन चारों ने इस ओर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और कमरे से बाहर आकर सो गए। अगली सुबह इन्हें इनकी भूल का अंदाजा हुआ और ये लोग नैना से माफी मांगने के लिए उस कमरे में आए, लेकिन नैना अब भी बेहोश थी। उन लोगों ने उसे होश में लाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह होश में नहीं आई। यहां तक कि उसका शरीर भी ठंडा लग रहा था। ये देखकर वे चारों घबरा गए और उन्होंने नैना की नब्ज टटोली, लेकिन उसकी नब्ज बिल्कुल उसके शरीर की तरह शांत थी। नैना मर चुकी थी और अनजाने में ही उसका खून इन चारों के हाथों हो गया था। वे चारों काफी घबरा चुके थे और अब अगर ये बात बाहर जाती तो मयंक का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन वे तीनों जरूर लंबा अंदर जाते। इसलिए ये लोग अपना गुनाह छिपाने की कोशिश करने लगे। उन चारों ने नैना के शव के टुकड़े टुकड़े किए और वहीं फार्म हाउस में गाड़ दिए, लेकिन इन सब के दौरान नैना का हाथ वहीं बाहर रह गया था। ये सब बोलकर मयंक फूट फूट कर रोने लगा। ये सब सुनकर ब्रिजेश जी को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने उसे बहुत पीटा, लेकिन उसे पीटने से उसकी समस्या हल नहीं होने वाली थी, क्योंकि अगर यह बात बाहर निकलने देते तो उनकी बहुत बदनामी होती और मयंक उनका इकलौता लड़का था जिसे वह जेल की सलाखों के पीछे भी नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने उस तांत्रिक से बात की और उन्हें घर बुलाकर सारी बात बताई। तब वह तांत्रिक बोला, तुम लोगों ने जो किया वह सही नहीं था, लेकिन यह सब तुमसे अनजाने में हुआ था, इसलिए तुम नैना से अपने किए की माफी मांगो और उसके शरीर को निकालकर उसका अंतिम संस्कार करो। यह सुनकर मयंक बोला, हमारे साथ यह सब काफी समय से हो रहा था और हमें शक था कि कहीं नैना की आत्मा हमें परेशान तो नहीं कर रही, और यही सब सोचकर हमने नैना की लाश को निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। तब वह तांत्रिक बोला, उसके शरीर का कोई अंग तो था जो कि रह गया होगा, तभी ये सब हो रहा है। ये सुनकर वे दोनों सोच में पड़ गए। तभी ब्रजेश जी को याद आया कि कैसे इन लोगों को कोई कटा हुआ हाथ दिखता था। यही सोचकर उन्होंने नौकरों को अपने पूरे घर में वह हाथ ढूंढने के लिए कहा, लेकिन वह वहां नहीं था। लेकिन फिर तभी उन्हें याद आया कि उनका घर तो रक्षा सूत्रों से बंधा हुआ है और अभी वह मयंक के दोस्तों को परेशान कर रहा है। यही सोचकर वह कुछ नौकरों को लेकर उन दोनों के घर गए और बारी बारी से उनके घर देखने लगे। इसी दौरान उन्हें आकाश के घर में वह सड़ा गला कटा हुआ हाथ दिखाई दिया। उस हाथ को देखकर आकाश के घर वाले काफी ज्यादा घबरा गए, लेकिन वह हाथ उनके ऊपर हमला करने की फिराक में था। लेकिन अब इससे पहले कि वह उन लोगों के ऊपर हमला कर पाता, उस तांत्रिक ने उस हाथ के ऊपर कोई सफेद सा पाउडर डाल दिया और फिर अगले ही पल उस हाथ के चारों ओर एक गोल घेरा बना दिया। इसके बाद उसने उसके ऊपर घासलेट वगैरह डालकर उसे आग लगा दी। इसी के साथ ही जैसे जैसे वह हाथ जल रहा था, वैसे वैसे वह तांत्रिक अजीब से मंत्र बोल रहा था। वहां पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और उस खामोशी में सिर्फ उस तांत्रिक के मंत्रों की आवाज ही गूंज रही थी। वह तांत्रिक तब तक मंत्र बोलता रहा जब तक कि वह हाथ जलकर राख ना हो गया हो। उसके बाद उस तांत्रिक ने उस राख को एक कलश में डाला और कहा कि नैना के घर वालों से अंतिम संस्कार के बाद की सारी क्रियाएं करवाओ, तभी नैना की आत्मा को शांति मिलेगी। इसके लिए वह लोग मान गए और उन्होंने नैना के घर वालों को सारी बात बताई। यह सब सुनकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने पुलिस में जाने की धमकी दी, लेकिन ब्रजेश जी ने काफी ज्यादा पैसा दिया, जिसकी वजह से वह लोग शांत हो गए। नैना का भाई इसके लिए पुलिस कंप्लेंट करना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने उसे चुप करवा दिया, जिसकी वजह से वह भी कुछ न कर सका। वही इन सब के बाद आकाश की बहन पूरी तरह से ठीक हो गई थी, लेकिन विशाखा जी के अंदर नैना का जो खून गया था
उसने उस समय ऐसा असर दिखाया था कि उनके दिमाग का कुछ हिस्सा बिल्कुल खराब हो चुका था और उसे नैना कंट्रोल कर रही थी। लेकिन अब जबकि नैना ही इन सब से आज़ाद हो चुकी थी तो उनके दिमाग का वह हिस्सा खराब का खराब ही रहा। अपनी पत्नी की इस हालात पर ब्रिजेश जी को काफ़ी बुरा लग रहा था। उन्होंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन वह ठीक ना हुई। इसी दौरान मयंक के शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से खराब हो गया। जब रसोई की सीसीटीवी चेक की गई तो उसमें देखा गया कि विशाखा जी मयंक के खाने में कुछ मिला रही थी। वह रोज मयंक को थोड़ी थोड़ी मात्रा में स्नो पॉइजन दे रही थी, जिसका असर यह हो गया कि मयंक के निचले हिस्से ने पूरी तरह से लकवा मार दिया। वहीं आकाश और नीरज को ब्रिजेश जी ने काफी पहले मरवा दिया था, जब वह दोनों पुलिस के पास जाने को बोल रहे थे। ब्रिजेश जी ने मयंक को महंगे से महंगे डॉक्टर को दिखाया लेकिन सबने हाथ खड़े कर लिए। आज इन सब के बारे में किसी को नहीं पता। ब्रिजेश जी का समाज में काफी मान सम्मान है। उन्होंने यह सब करके अपने घर की इज्जत को तो बचा लिया, लेकिन आज उनका परिवार पूरी तरह से तबाह हो चुका है। आकाश और नीरज के घर वालों की बद्दुआ का असर भी यह हुआ कि ब्रिजेश जी को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन यह अपना राज अपने सीने में अभी तक दबाए हुए हैं। साथियों, जब हम किसी को बहुत ज्यादा छूट दे देते हैं और माँ बाप उसके ऊपर अपना कंट्रोल खो देते हैं तो बच्चा उनके हाथ से निकल जाता है और वह अपनी मनमर्जी की शैतानियां करने लगता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जब पैसे वाले लोग होते हैं तो उनकी औलादें बहुत ज्यादा बिगड़ैल होती हैं और गरीब की संतान आपको ज्यादा सुधरी हुई मिलेगी। क्योंकि आप देश में भी देख सकते हैं, जो भी अमीर आदमी है उनकी संतान बड़ी ही बेशर्म होती है। उनको ना कोई मैनर्स होते हैं, ना उनका कोई बोलचाल करने का तरीका होता है। उन्हें लगता है कि उनके पास दुनिया भर का पैसा है और पैसे से वह जो चाहे वह चीज़ खरीद सकते हैं। तो जीवन में स्ट्रगल उन्होंने कभी देखा ही नहीं है और बिना स्ट्रगल को देखें और जिए बिना उस स्ट्रगल की इज्जत भी नहीं कर सकते। तभी तो उन्हें आम इंसान की, आम गरीब लोगों की इज्जत दो कौड़ी की लगती है। लेकिन ऐसे लोगों को सजा मिलना भी बहुत जरूरी है। अब सरकार, न्यायपालिका और प्रशासन से तो उम्मीद ही करना बेकार है, क्योंकि जिनके पास पैसा होता है वह उन सभी चीजों को आसानी से खरीद पाते हैं। केवल कहने को न्यायपालिका है, लेकिन उसे भी खरीदा जाता है। मैंने तो आज तक कभी किसी गरीब को इन बड़ी बड़ी न्यायालय में न्याय मिलते नहीं देखा और ना कभी किसी अमीरों को कोई सजा मिलते देखा। अरे न्याय मिलना तो दूर, जब वह उसके लिए जाते भी है तो पहला सवाल तो उनके सामने यह रख दिया जाता कि आप इस देश के नागरिक भी हैं या नहीं है, क्या आपके पास आधार है, क्या आपके पास पहचान है, क्या कोई वोटर कार्ड है। उसको इन सब में इतना उलझा दिया जाता है कि वह न्याय की उम्मीद ही नहीं कर सकता। तो एक गरीब आदमी को न्याय मिलना भगवान के मिलने के बराबर है। अब कभी कभी कुछ केस होते हैं जिसमें कोई आत्मा में इन लोगों को उनके किए की एक सजा देती है, बल्कि ज्यादातर लोग ऐसे ही दुनिया भर में घूमते रहते हैं। हालांकि भगवान के दर पर कभी ना कभी उनको जाना ही पड़ता है और वहां पर निश्चित फैसला होता है। उम्मीद करता हूं आपको स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी। चलिए अब अपने साथियों को धन्यवाद करते हैं। पोल जालंधर, सोनू सरकार, जीएम शेख अहमदाबाद, साहिल खान, साजिदा रहमान असम, रूपा राणा नेपाल, मंजू चौधरी पुणे, नेहा मलिक सोनीपत, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्टोरी को लिखने में हमारी टीम मेंबर ममता सहाय ने हमारी सहायता की है। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।